Hello, student. Welcome back to chemistry class with your teacher शरद गुप्ता। बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स का ये सेकंड लेसन है। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन का रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट जो हम ग्राफ की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। राइट बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और उसमें जो सबसे पहला फैक्टर जो हम आज ले रहे हैं बच्चों, दैट इज कंसंट्रेशन। राइट, तो बच्चों जैसे कि आपको मालूम है कि कोई सी भी रिएक्शन होती है तो उसके अंदर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कम होता जाता है। क्यों कम होता है बच्चों? क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाता है, और इसकी वजह से जो है वो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो टाइम जीरो पे होता है यानी इनिशियली होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो कि शुरू में जीरो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। यानी ये तो आपका डिक्रीजिंग पे रहेगा बच्चों, और ये हमेशा इंक्रीजिंग पे रहेगा, क्योंकि रिएक्शन का मतलब ही यही है कि रिएक्टेंट जो है वो अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपके जार में, कंटेनर में रिएक्टेंट कम होता जाएगा और प्रोडक्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। राइट, तो जो रेट हमने कैलकुलेट करी थी बच्चों, वो हमें एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि रेट जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कहने का मतलब है बच्चों कि अगर आप सेम रिएक्शन बार बार अलग अलग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से कराएंगे तो जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती है वैसे वैसे ही इन जनरल, अमूनन यानी कि नॉर्मली जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ती जाती है। राइट, यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है बच्चों, उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर एक एक्सपोनेंशियल टर्म भी होता है। यानी कि अगर आप कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो x डिसाइड करेगा कि रेट कितने टाइम बढ़ना चाहिए। तो x जो है बच्चों वो एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होती है, डिटरमाइंड वैल्यू। राइट, होती है। राइट, तो यहाँ पे बच्चों अगर हम इस साइन ऑफ प्रोपोर्शन को हटाना चाहें तो हमारे पास में जो इक्वेशन आती है दैट इज रेट इज इक्वल टू एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, दैट इज के आर रेस टू एक्स। और जहां पे के जो है बच्चों ये आपका वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, या इसको हम रेट कांस्टेंट, जो पॉपुलर नेम है बच्चों इसका वो है रेट कांस्टेंट। राइट, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, आप लोग एक बार अच्छे से समझने का कोशिश करिए बच्चों। हो सकता है कि हमारे पास में कोई एक रिएक्शन हो जिसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो, उसका हमने रेट निकाला, मानिए रेट कितना भी आ गया आपका, ओके, यहाँ पे हमने उसका वैल्यू लिख दिया। दूसरा रिएक्शन कराया बच्चों हमने जिसके अंदर जो है कोई रिएक्टेंट M जो है N में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे M का कंसंट्रेशन भी 1 मोल पर लीटर ही है, यानी रेट हम इसका निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पे रेट का दूसरा वैल्यू जो है वो आ जाएगा। अब बच्चों देखिए रिएक्शंस तो ये डिफरेंट है। राइट, यहाँ पे दूसरी रिएक्शन है और ये दूसरी रिएक्शन है। क्या सिमिलर कंसंट्रेशन होने की वजह से दोनों का रेट सेम आएगा? आंसर है नहीं बच्चों। हमको मालूम है कि भाई हर रिएक्शन अपनी अलग अलग रेट पे होती है। कोरोजन है, होने में 15 दिन लग जाता है, लेकिन अगर हम क्रैकर बर्स्ट करते हैं तो वो 1 सेकेंड के भी फ्रैक्शन में बर्स्ट हो जाता है। राइट, कोई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है कुछ सेकंड में हो जाती है। यानी हर रिएक्शन का जो होने का स्पीड है बच्चों वो अलग अलग है। तो सिमिलर कंसंट्रेशन होने के बाद भी कोई रिएक्शन फास्ट या स्लो जो होती है वो कैसे एक्सप्रेस करें, उसके लिए बच्चों हमको जरूरत पड़ती है रेट कांस्टेंट के की। यानी के जो है बच्चों जो फास्ट रिएक्शन होंगी
फास्ट रिएक्शन होगी उसका के जो है वो बिग वैल्यू होगा, राइट, यानी रेट कांस्टेंट उसका ज्यादा होगा। और जो रिएक्शन स्लो होती है बच्चों उसका रेट कांस्टेंट के जो है वो स्मॉल वैल्यू होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों जो कि हमको बताता है कि कोई भी रिएक्शन फास्ट है या स्लो है। वापस से बच्चों अपनी एक्सप्रेशन पे आते हैं। तो जो हमारे पास पे रेट का जो डिपेंडेंस है कॉन्सेंट्रेशन पे उसको हम और थोड़ा सा रिफाइन करके लिख सकते हैं। रेट हमने क्या पढ़ा था बच्चों? रेट हमने पढ़ा था -dr अपॉन dt। ये क्या है बच्चों? ये है इंस्टेंटेनियस रेट, यानी रेट एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम इज इक्वल टू के आर रेज टू एक्स, राइट। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल rate of reaction, rate of reaction, right। now बच्चों अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। x क्या है बच्चों? ये x एक जादुई नंबर है क्योंकि x का वैल्यू कितना होगा उसी हिसाब से कंसंट्रेशन का इफेक्ट जो है वो रेट पे होगा। ये आपका रेट टर्म है, राइट, -dr/dt, और ये आपका कंसंट्रेशन है बच्चों, और ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल टर्म जो हमको एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन करना होता है, राइट। एक एग्जांपल दे रखा है बच्चों आपको और बेटर समझाने के लिए। मानो हमारे पास में कोई रिएक्शन है AA प्लस BB इज इक्वल टू CC एंड DD। यहां पे बच्चों स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d क्या है? ये इस रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है। जैसे हमें मालूम है ना बच्चों के N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। तो इस रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो उसी तरीके से इस रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d दे रखा है, राइट। अब इस रिएक्शन का जो रेट है बच्चों वो हम कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट क्या है? A, राइट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू x, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू y। यहां पे जो x और y का वैल्यू है बच्चों, ये x और y का वैल्यू जो है ये स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है, राइट, मे बी इक्वल टू स्मॉल a एंड स्मॉल b, राइट, और मे नॉट बी, यानी आप मोटे मोटे टर्म्स में ये समझ लीजिए बच्चों इसका स्मॉल a और स्मॉल b से कोई रिलेशन नहीं है। अगर ये बराबर होगा तो एक कोइंसिडेंस होगा, और अगर बराबर नहीं होगा तो उसका भी रीजन होगा। यहाँ पे x और y का वैल्यू जो है बच्चों, x एंड y एक्सपोनेंशियल टर्म्स आर डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट, यानी इसको आप किसी भी रिएक्शन की शक्ल देख के नहीं बता सकते। एक्स एंड वाई आर डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट, और ये जो है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होती है, राइट। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों ये एक्सपेरिमेंट वाला एंगल समझाने के लिए, जिससे आपको पता लग जाएगा कि किसी भी रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन टर्म रेज टू एक्सपोनेंशियल लिखा होता है वो एक्सपोनेंशियल वैल्यू एक्चुअल में कैसे निकाली जाती है, राइट बच्चों। इस एक्सपेरिमेंट को देखिए आप, राइट बच्चों। ये एक रिएक्शन है जिसका इक्वेशन है ट्वाइस NO प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO2, राइट। तो अगर रिएक्शन को देखें हम तो यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है वह 2 है और 1 है। इस रिएक्शन का जो रेट है बच्चों वो किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ NO raised to x and concentration of O2 raised to y,
यानी यहाँ पे NO का कंसंट्रेशन रेज टू X हो गया और O2 का कंसंट्रेशन रेज टू Y हो गया. X and Y can be determined by given table नंबर 4.2. जो हमारे पास ये साइड में टेबल दे रखा है ना बच्चों, इससे हम निकाल सकते हैं, राइट. अब आप इसमें बेटा पहला सेट जो है आपका एक्सपेरिमेंट का वो देखिए और अच्छे से समझने का कोशिश करिए. इन्होंने क्या किया है बच्चों, NO का कंसंट्रेशन लिया यहाँ पे 0.30 मोल पर लीटर, O2 का कंसंट्रेशन लिया 0.30 मोल पर लीटर, और जो रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन हुई वो हुई 0.096. यानी ये पूरा एक्सपेरिमेंट 1 का वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में लगा दूं बच्चों, तो हमारे पास क्या आएगा, रेट की जगह हम लिख देंगे 0.096 इज इक्वल टू K टाइम्स NO का कंसंट्रेशन 0.30 रेज टू X और O2 का कंसंट्रेशन 0.30 रेज टू Y. ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का डेटा, राइट. उसके बाद क्या किया इन्होंने बच्चों, सेकेंड एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, राइट. और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में बच्चों अगर आप देखें गौर से, तो यहाँ पे एक कंसंट्रेशन तो इन्होंने वही रखी जो कि पहले थी, यानी 0.30 थी और अभी भी 0.30 ही रखी, ओके. लेकिन दूसरी कंसंट्रेशन क्या किया बच्चों, इन्होंने यहाँ पे डबल कर दी. आप भी ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब हमें पता लगाना है कि कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है, तो हम यहाँ पे हमेशा एक बार में एक ही कंसंट्रेशन चेंज करेंगे और उसका असर हम रेट पे देखेंगे, राइट. तो एक्सपेरिमेंट 2 में जो बच्चों हमारे पास में डेटा है उसको सेट करते हैं. रेट कितना है, यहाँ पे रेट हो गया आपका 0.384, 0.384 इज इक्वल टू K, और NO का कंसंट्रेशन कितना है बच्चों, NO का कंसंट्रेशन है 0.60 रेज टू X, और O2 का कंसंट्रेशन कितना है, O2 का कंसंट्रेशन है 0.30 रेज टू Y. ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2. अब क्या करें बच्चों, जो हमारे सिमिलर टर्म्स हैं अगर उनको हमें कैंसिल करना है और NO का कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखना है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देते हैं, राइट. तो जो सिमिलर टर्म होंगे वो कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका बच्चों 0.384 डिवाइडेड बाय 0.096 इज इक्वल टू के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट. तो K अपॉन K ये कैंसिल कर देंगे. 0.60 raised to X divided by 0.30 raised to X, राइट. यानी यहाँ ये वाला टर्म आ गया और इसके नीचे ये आ गया, राइट. उसके बाद में O2 का कंसंट्रेशन 0.30 raised to Y डिवाइडेड बाय 0.30 raised to Y, राइट. अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, जो सिमिलर टर्म्स हैं उसको हम कैंसिल कर लेते हैं, राइट. कैंसिल क्या होगा, K और K कैंसिल हो गया आपका, राइट. 0.30 रेज टू Y, 0.30 रेज टू Y ये भी कैंसिल हो गया. तो यहाँ पे 0.096 से 0.384 को डिवाइड किया तो ये आ गया बच्चों 4 इज इक्वल टू 0.30 रेज टू X, नीचे है और 0.60 रेज टू X ऊपर है, तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 2 रेज टू X, राइट. अब बच्चों देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर हम कंपेयर करें, इक्वल साइन है बीच में, तो x का वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं या नहीं. x कितना होगा कि दोनों तरफ 4 बराबर हो जाए, x मस्ट बी इक्वल टू 2. तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल टर्म x था बच्चों उसका वैल्यू हमने 2 निकाल दिया, राइट. अब आते हैं दूसरा जो हमारे पास में एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, इसको यूज करके हम y का वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं. तो एक्सपेरिमेंट 3 का अगर हम इक्वेशन बनाएं बच्चों, तो रेट आ गई आपकी 0.192 इज इक्वल टू K इंटू 0.30
रेस टू एक्स, ये क्या हो गया आपका, ये बच्चों आपका आ गया NO का कंसंट्रेशन रेस टू एक्स, राइट, टाइम्स 0.60 रेस टू वाई, ये इक्वेशन नंबर 3 आ, राइट। अब 3 को अगर हमने 1 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा आपका, 3 में आपका है 0.192 और 1 में है 0.096 इजिकल टू के और के कैंसिल हो जाएंगे, 0.30 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 0.60 रेस टू वाई डिवाइडेड बाय 0.30 रेस टू वाई, ठीक। यहाँ पे 0.096 से इसको कैंसिल किया बच्चों, ये आ गया आपका इक्वल टू 2, ठीक। और 0.30 से 0.6 को कैंसिल किया बच्चों, तो ये आ गया आपका 2 रेस टू वाई, यानी अगर हम इसको बच्चों और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 2 इजिकल टू 2 रेस टू वाई। तो अब यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बच्चों कंपेयर करें तो y का वैल्यू कितना आना चाहिए, y का वैल्यू आएगा बच्चों इक्वल टू 1। तो यानी यहाँ पे जो हमने एक्सपेरिमेंट किया बच्चों उसकी हेल्प से हमारे पास में रेट का एक्सप्रेशन आ गया बढ़िया बढ़िया और पक्का पक्का, राइट। कोई गेस नहीं है इसमें, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारे पास हो गई है। हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या था, रेट इज इक्वल टू के NO रेस टू x एंड O2 रेस टू y, ठीक। तो यहाँ पे x और y का वैल्यू लिख दीजिए, रेट इज इक्वल टू के इंटू NO कितना हो गया बच्चों, NO हो गया आपका रेस टू 2 और O2 हो गया रेस टू 1, ठीक। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पे x और y का जो वैल्यू निकाला, x आ गया आपका 2 और y आ गया इक्वल टू 1, ये फॉर्चुनेटली यानी कि सौभाग्यवश किस्मत से ये उस रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट के बराबर है। लेकिन जैसा मैंने कहा बच्चों आपको, ये स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट के बराबर होगा या नहीं होगा ये डिसाइड करता है एक्सपेरिमेंटल डेटा जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, राइट। दिस डेटा डिसाइड के वेदर दिस वैल्यू मे बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट और मे नॉट बी इक्वल टू। तो आपको क्या करना है बच्चों, मैं वही कहूंगा आपको, बार बार रिपीट करिए, मेरे साथ बोलिए कि यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है बच्चों वो हो भी सकता है कि वो स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट के बराबर हो या ना हो, ये डिसाइड केवल एक्सपेरिमेंट से ही होता है। अगर हम एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यू निकालते हैं एक्स एंड वाई की, वही वैल्यू फाइनल होती है, राइट। अब यहाँ पे बच्चों जो हमने ये एक्सप्रेशन लिखा है, राइट, इस एक्सप्रेशन को कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, राइट। और मैं आपको फिर याद दिला दूं बच्चों, इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एक्सप्रेशन, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एक्सप्रेशन, राइट। तो किसी रिएक्शन में क्या होगा x और y का वैल्यू का, ये एक्सपेरिमेंट ही डिसाइड करता है। जैसे हमारे पास टेबल थी, हमने उसमें देख के रेट लॉ एक्सप्रेशन अच्छे से फाइंड आउट कर लिया। कुछ रिएक्शंस बच्चों जो मैं अभी आपको एग्जांपल देने वाला हूं उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन के एक्सपोनेंशियल्स हैं, राइट, इनका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। देखिए तो बच्चों, राइट बच्चों, अब देखिए आपको जो ये इक्वेशन दे रखी है इन्होंने, CH3 प्लस Cl2 इज इक्वल टू CCl4 प्लस HCl, राइट। इस रिएक्शन में बच्चों अगर आप देखें तो स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या है क्लोरोफॉर्म का, 1 है, यहाँ पे क्लोरीन का क्या है, 1 है। लेकिन अगर आप इस एक्सप्रेशन को गौर से देखें बच्चों तो आपकी आंखें बिल्कुल खुल जाएंगी और आपका आइडिया भी 100% क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का एक्सपोनेंशियल टर्म क्या है, 1 है, राइट। और क्लोरीन का एक्सपोनेंशियल टर्म क्या है बच्चों, हाफ, जबकि क्लोरीन का यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट था 1। इसका मतलब यहाँ पे जब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख रहे हैं बच्चों इस रिएक्शन का, तो इससे हमको क्लियर हो जाता है कि ये जो क्लोरोफॉर्म रेस टू CHCl3 रेस टू 1 है
और क्लोरीन रेस टू हाफ है, ये जो वैल्यू है 1 और 1/2 की, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से नहीं आई है बच्चों, ये एक्सपेरिमेंटल सेट ऑफ डेटा है वहीं से आती है। मैं आपको बार बार क्यों कह रहा हूं बच्चों, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देख के ही रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना शुरू कर देते हैं, जो कि कंप्लीटली इनकरेक्ट है। अगर आपको करेक्ट रेट लॉ एक्सप्रेशन चाहिए तो या तो वो क्वेश्चन के साथ में गिवन होगा या कोई एक्सपेरिमेंटल सेट ऑफ डेटा होगा, जैसे हमने अभी एक टेबल देखी, उससे ही हम इस रेट लॉ एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं और इन कॉफिशिएंट्स का वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, राइट। दूसरा इक्वेशन देखिए बच्चों, यहां पे ये एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, एस्टर है, राइट, और इस एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, बन रहा है एसिड और अल्कोहल। तो अगर हम यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखें बच्चों, तो ये है 1 और ये है 1। लेकिन अगर आप यहाँ पे रेट लॉ एक्सप्रेशन देखेंगे बच्चों, तो एस्टर तो रेस टू 1 है, रेट इज इक्वल टू K times CH3COO C2H5 raised to 1 and water is raised to 0। यानी इस रिएक्शन में वाटर की कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं है। आप कितना भी पानी लें, कम लें, ज्यादा लें, लेकिन उससे रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट बच्चों। यहाँ पे लिखा भी है और मैं चाहूंगा सब बच्चे इसको अच्छे से देख लें बच्चों। रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन cannot be predicted by merely looking at the balanced chemical equation, that is theoretically, but must be determined experimentally, right। इसको हम एक्सपेरिमेंट से ही निकालते हैं, क्योंकि आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से ये एक्सपोनेंशियल डेटा नहीं आ रहा है, इसके लिए हमको एक्सपेरिमेंट करने का जरूरत है, राइट बच्चों। अब हम करते हैं नेक्स्ट हेडिंग बच्चों, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, राइट। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और थ्योरेटिकल प्रॉब्लम इस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पे सॉल्व करने पड़ेंगे बच्चों। अगर हमारे पास में रेट लॉ एक्सप्रेशन है, रेट इज इक्वल टू के आर रेस टू एक्स, राइट। तो यहां पे रिएक्शन का जो ऑर्डर है, ऑर्डर आप बच्चों एक तरीके का कैटेगरी मान लीजिए, राइट, उसका एक का टाइप ऑफ रिएक्शन मान लीजिए। तो ऑर्डर बच्चों यहां पे एक्स होगा, राइट, वेयर एक्स कैन बी 0 1 2 3 डैश 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 और एनी फ्रैक्शनल वैल्यू, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों फ्रैक्शन भी हो सकता है, राइट। अभी जो ऊपर हमने दो एग्जांपल लिए बच्चों, उसी से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का कोशिश करें। जैसे ये था बच्चों, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन था, और इसके अंदर अगर आप देखें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा यहाँ पे, ऑर्डर of reaction is equal to 1 plus 1 upon 2, that is equal to 1.5, यानी इस रिएक्शन का ऑर्डर हो गया 1.5। सो ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शन ऑल्सो, राइट। तो ये हमारे सामने है। इस रिएक्शन का बच्चों जो सेकेंड वाली है, अगर इसका ऑर्डर हम निकालें बच्चों, तो ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1 प्लस 0, यानी इस रिएक्शन का ऑर्डर हो गया 1, राइट। तो किसी रिएक्शन का कितना ऑर्डर है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो इसको हम लिख लेते हैं बच्चों, ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन इज टोटल सम ऑफ एक्सपोनेंशियल terms, right, involved in
रेट लॉ एक्सप्रेशन, यानी किसी रिएक्शन में कितना ऑर्डर है उसका, वो एक्सपोनेंशियल टर्म के टोटल सम पे डिपेंड करती है। और ये टोटल सम किस चीज का देखना है बच्चों, ये हमको देखना है रेट लॉ एक्सप्रेशन का, राइट ना बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास में कि जो ये रेट कांस्टेंट के है, हमें इसका यूनिट बहुत परेशान करता है, इसलिए इसको अच्छे से लर्न कर लेना बहुत जरूरी है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो के ऊपर इतने क्वेश्चन आते हैं कि इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, कांस्टेंट के, इसको हम बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, कोई रिएक्शन फास्ट है या उसकी क्या कैटेगरी है या स्लो है, ये हमें वेलोसिटी कांस्टेंट से पता लग जाता है और इसका हम यूनिट निकालने वाले हैं, राइट बच्चों। इमेजिन करिए हमारे पास में कोई रिएक्शन है K इंटू आर रेज टू एक्स, राइट। तो इस रिएक्शन का हमको K का यूनिट निकालना है। तो पहले क्या करें, हम K को एक तरफ ले जाते हैं, राइट। रेट यहां आ गया बच्चों और डिवाइडेड बाय आर रेज टू एक्स, राइट। अब इन दोनों चीजों का यूनिट लिख लेते हैं। रेट का यूनिट क्या होता है बच्चों, रेट का यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकेंड, राइट। और कंसंट्रेशन का क्या यूनिट होता है, मोल पर लीटर, राइट। तो यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे बच्चों, और इसको रेज टू एक्स करना पड़ेगा क्योंकि एक्स का टर्म हमें अभी मालूम नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये जो मोल पर लीटर है, राइट, इसका रेज टू 1 है यहाँ पे, और ये मोल पर लीटर है, इसका रेज टू एक्स है। यानी इसको हम लिख सकते हैं बच्चों मोल पर लीटर, ये जो 1 है बच्चों, इसमें से हम इस x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो पर सेकेंड है उसको हमने सेकेंड इनवर्स लिख दिया। तो इस तरीके से बच्चों अगर x का वैल्यू हमको मालूम है, इस x का, तो हम उसके हिसाब से रेट कांस्टेंट k का यूनिट निकाल सकते हैं, राइट। अलग अलग एग्जाम्पल लेके बच्चों इसको हम समझने का कोशिश करते हैं, राइट। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका हम रेट कांस्टेंट के का यूनिट कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट एक्सप्रेशन हमको गिवन होता है बच्चों, रेट इज इक्वल टू के आर रेज टू 1, ठीक। तो यहां पे हमने क्या किया, रेट का यूनिट आ गया, चलो के को इधर ले जाते हैं, रेट को इधर ले आते हैं और आर रेज टू 1 को यहां ले आते, ठीक। रेट का यूनिट हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड और कंसंट्रेशन का यूनिट हो गया मोल पर लीटर, राइट। ये मोल पर लीटर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कैंसर और बचेगा क्या हमारे पास, सेकेंड इनवर्स, राइट। तो यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो के का यूनिट है बच्चों, उसमें कंसंट्रेशन टर्म है ही नहीं, उसमें केवल टाइम इनवर्स ही आता है, राइट। अब यहाँ पे जो हमने ये जनरल फॉर्मूला बनाया है बच्चों, इससे भी हम समझ सकते हैं, अगर हमारे पास x का वैल्यू 1 दे रखा है, यानी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, राइट। तो हम यहाँ पे x का वैल्यू लगा के k का यूनिट निकाल सकते हैं। तो यूनिट ऑफ k इज इक्वल टू मोल पर लीटर रेज टू 1 माइनस एक्स, एक्स देख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पे x की जगह कितना लिख देंगे 1 और ये आ गया सेकेंड इनवर्स। तो 1 माइनस 1 कितना होता है 0, और किसी चीज का भी रेज टू 0 हो जाता है 1, तो यहाँ केवल सेकेंड इनवर्स ही बचा, राइट बच्चों। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट, राइट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट, राइट। अब आते हैं बच्चों हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर हमारे पास जीरो ऑर्डर है तो उसका हम रेट कांस्टेंट के का यूनिट कैसे निकालेंगे, देख लीजिए बच्चों। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा बच्चों, रेट इज इक्वल टू के
आर रेस टू जीरो, यानी यहाँ पे आर का रेस टू जीरो हो गया। तो आर रेस टू जीरो का मतलब हो गया कि ये जो है बच्चों 1 हो गया। तो यहाँ पे जो k का यूनिट होगा बच्चों, आप गौर से देख लीजिए, बहुत आसान सा है, सामने ही दिख रहा है आपके। जो k का यूनिट होगा वो वही होगा जो रेट का यूनिट होता है। तो रेट का यूनिट क्या है बच्चों? रेट का है मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड, राइट। अब आते हैं बच्चों हम कि क्या हम जो जनरल फॉर्मूला हमने बनाया था उससे भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या था? यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू मोल अपॉन लीटर रेज टू 1 - x, और टाइम का यूनिट सेकेंड इनवर्स, राइट। तो यहां पे अगर हम बच्चों x का वैल्यू लगाएं तो मोल पर लीटर 1 - 0 सेकेंड इनवर्स, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका मोल पर लीटर पर सेकेंड, राइट। या हम मोल पर लीटर पर सेकेंड भी इसको लिख सकते हैं, राइट। तो ये जनरल फॉर्मूला बच्चों ये आपका बड़ी मदद करने वाला है। कितना भी डिफिकल्ट ऑर्डर चाहे फ्रैक्शंस में दे रखा हो, हम इसकी मदद से कोई भी रेट कांस्टेंट के का यूनिट निकाल सकते हैं, राइट। अब देखते हैं बच्चों, अगर हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, राइट, तो इसका हम कैसे निकालेंगे बच्चों? देखिए तो रेट इज इक्वल टू k टाइम्स r रेज टू 2, राइट। और ऐसा नहीं है बच्चों हमेशा एक ही रिएक्टेंट होगा, हो सकता है दो भी रिएक्टेंट हो सकते हैं। रेट इज इक्वल टू k टाइम्स a रेज टू 1 एंड b रेज टू 1। ये रिएक्शन भी सेकेंड ऑर्डर की है और ये रिएक्शन भी सेकेंड ऑर्डर की है। कौन सा भी लिखा है यहाँ पे, दिस रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें कैसे बेटा हम लोग यूनिट निकालेंगे? यूनिट के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, आपका k को हम एक तरफ लाए, रेट को हम यहाँ लाए, और कंसंट्रेशन का टर्म हम यहाँ ले आए बच्चों, ये रेज टू 2 हो गया। रेट का यूनिट हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड, और कंसंट्रेशन का हो गया मोल पर लीटर रेज टू 2, राइट। और ये है आपका मोल पर लीटर रेज टू 1। इसको कैसे निकालेंगे बच्चों? तो मोल पर लीटर का स्क्वायर है और मोल पर लीटर रेज टू 1 है, एक तो इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? यहाँ पे बचा आपका सेकेंड इनवर्स और डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर। तो ये स्क्वायर टर्म कहाँ गया बच्चों? स्क्वायर टर्म इसलिए यहाँ पे कम हो गया क्योंकि एक यहाँ पे मोल पर लीटर जो है वो इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। तो अगर हम इसको सॉर्ट कर लें बच्चों, तो लीटर ऊपर चला गया, मोल हो गया आपका मोल इनवर्स, और ये सेकेंड इनवर्स, राइट। इस तरीके से हम इसका यूनिट निकाल सकते हैं बच्चों। ये मैं आपको फिर से बता दूं, ये बच्चों आपको देखने से समझ आ जाएगा, लेकिन पक्का जब ही होगा जब आप पेन लेके अपनी कॉपी पे अपने हाथ से करेंगे, फिर जो कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप बोर्ड के एग्जाम तक या अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पहले जो है वो भूलने वाले नहीं है। जनरल फॉर्मूला लगा के भी बच्चों हम यहाँ पे ऑर्डर निकाल सकते हैं, राइट। तो जनरल फॉर्मूला क्या था? k इज इक्वल टू मोल पर लीटर रेज टू 1 - x सेकेंड इनवर्स। क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या करेंगे, मोल पर लीटर रेज टू 1 - 2 सेकेंड इनवर्स, इसको हम इक्वल करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर रेज टू -1 सेकेंड इनवर्स, रेज टू -1 का हो गया, मतलब कि इसको आप उल्टा कर सकते हैं बच्चों, ऐसा भी छोड़ सकते हैं, राइट। या आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे लीटर आ गया ऊपर, मोल आ गया नीचे, राइट, सेकेंड इनवर्स, राइट। हमने -1 हटाया बच्चों, तो इसको हमने कर दिया रिवर्स, या और इसके आप आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बेटा आप देखिए वैल्यू सारी वही है, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं करने के, जिससे कि आप एग्जाम में किसी भी तरीके से सॉल्व कर लें। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों हम, कि अगर हमारे पास फ्रैक्शनल रिएक्शन है, राइट, रिएक्शन विद द फ्रैक्शनल ऑर्डर,
तो उसका हम के का यूनिट कैसे निकालेंगे बच्चों? जैसे मान लीजिए आपके पास में रिएक्शन है, रेट इज इक्वल टू के टाइम्स आर रेस टू 3/2, राइट। यानी इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 1.5 है। ऑर्डर इज इक्वल टू 3/2, या जिसको हम 1.5 भी कह सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम अपना वही जनरल फॉर्मूला लगाएंगे, के इज इक्वल टू मोल पर लीटर रेस टू 1 माइनस एक्स सेकेंड इनवर्स इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस 1.5 सेकेंड इनवर्स इक्वल टू मोल पर लीटर रेस टू 0.5, या 0.5 की जगह बच्चों आप 1/2 भी लिख सकते हैं, एंड सेकेंड इनवर्स। मोल पर लीटर रेस टू 1/2 सेकेंड इनवर्स, राइट बच्चों। तो ये था बच्चों आज का लेसन, और इसमें जो है हमने रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन का उसका डिपेंडेंस पढ़ा है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है वो पढ़ा है, और कैसे हम रेट कांस्टेंट के का यूनिट निकाल सकते हैं ये भी बच्चों हमने आज लर्न किया है, राइट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।